सो लास्ट क्लास में हमने जो है वो यहाँ तक की चीज़ें कर ली थी, सही है। और अब जो है वो हमने एक एक चीज़ बाकी है जो कि हमारे पास जो है एनर्जी गेन या एनर्जी लॉस के अंदर जो हम बातें कर रहे हैं ये वो है, सही है। एनर्जी गेन या फिर लॉस। ओके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब उसके लिए हमें स्टेट ऑफ मैटर समझने पड़ेंगे कि भाई हमारे पास जो है स्टेट ऑफ मैटर। ऑल दो ऊपर बात करके आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ स्टेट ऑफ मैटर से इसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैस हमने डिस्कस किया था, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है मैटर के अंदर, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, सही है। ये स्टेट ऑफ मैटर की हेडिंग नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा वरना। इसमें हम लिख देते हैं एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस। ओके। सो अगर आप किसी भी बॉडी पे हीट सप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हो, तो उस हीट की वजह से क्या क्या हो सकता है उस बॉडी में, तो दो काम होते हैं उस हीट की वजह से। तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, सही है। ये तो उस हीट की वजह से उसका स्टेट चेंज होगा, सही है। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज़, ओके। और जो टेम्परेचर राइज वाला जो सीन है वो पहले भी था सिलेबस में, अभी भी है, बट स्टेट चेंज वाला जो केस है अब वो सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, ओके। तो उसकी तो टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट। अच्छा, ये बात हो गई। अब उसके बाद जो है जो टेम्परेचर राइज है, वो टेम्परेचर राइज जो है वो आपके पास विद इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर है, सही है। वो आपके पास जो है, यानी अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो लिक्विड है, तो वो लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन लेवल से दूसरे सर्टेन लेवल तक चला जाएगा, राइट। तो वो कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो हमने जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो हम देखेंगे, सही है। अच्छा, अब ये जो टेम्परेचर राइज जो होता है ये किस तरह से होता है, मतलब अगर हम बात करें कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट को हीट अप कर रहे हैं, तो कब उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज होगा, कब, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन। कोई मुझे बता सकता है कि जो एनर्जी का जो टेम्परेचर है, अगर हमें कोई भी एनर्जी है, कोई भी हमारे पास बॉडी है, हमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो मतलब क्या होगा, ये कब कब राइज होगा, कैसे हमें पता चलेगा, एनी आइडिया किसी को भी? यस। नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू वांट टू हीट अप अ बॉडी, और इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री, लेट्स से, राइट। सो वो आपको पता कैसे चलेगा, क्या चीज़ बॉडी की ऐसी होगी जो कि आपको ये चीज़ डिटरमिन करेगी? यस, एनी आइडिया? हम्म। सर बॉडी का टेम्परेचर ही बताएगा। बॉडी, ओके, चलो नहीं, एक्चुअली नॉट द टेम्परेचर। देखो, बेसिकली हमें करना ये है कि अगर हमें टेम्परेचर राइज करना है, तो हर बॉडी के अंदर जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्वांटिटी है, ये बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइन करती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको ये बता देती है कि कोई भी बॉडी होगी ना, कोई भी रैंडम बॉडी होगी, तो उस बॉडी के एक टेम्परेचर, एक डिग्री, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर राइज करने में या फॉल करने में आपको कितनी हीट देनी होगी, सप्लाई करनी होगी, या रिमूव करनी होगी, राइट। सो ये आके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताता है, ओके। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब लेट्स से कि आपके पास जो है वो कोई भी हमारे पास कुछ डिफरेंट, पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देख लो, बहुत दफ़ा आएगी पेपर में, सही। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम कह रहे होते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to rise the temperature of 1 kg, okay, you have to put this condition on 1 kg wali, right, of a substance by 1 degree, okay, either the degrees in Kelvin or degree centigrade or Fahrenheit, सब acceptable है, okay, because 1 डिग्री स्केल जो है वो हर किसी के यहाँ इक्वलेंट है, okay।
नाउ जो हमारे पास फार्मूला इसका बनता है वो हमारे पास बनता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ओके, ज़रा पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है। अच्छा, Q को तुम E भी लिख सकते हो और Q भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज द हीट सप्लाइड या एनर्जी गिवन और हीट रिमूव्ड। ओके, it's up to you, it's up to the system. If you're cooling down the system, so you are basically taking out heat, and if you're heating up, so basically you are giving the energy into the system. Okay, so आप इसको किसी से भी रेफर कर सकते हो, बस कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। ओके, नाउ m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन केजी और ग्राम, दोनों में एक्सेप्टेबल है, बट तुम्हें आंसर देख के पता चलाना होगा कि भाई किस में हमें रिक्वायर्ड है। ओके, एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो जूल्स पर केजी पर केल्विन है। ओके, या फिर जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, ये दोनों दोनों यूनिट इसके एक्सेप्टेबल है। राइट, इफ यू हैव द मास इन ग्राम तो फिर आपके पास ये यूनिट आएगा, और अगर किलोग्राम के अंदर है तो फिर ये यूनिट आएगा। ओके, सो अब आपको इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ओके, इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग द मास फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम तो फिर आपने आंसर में ये यूनिट लिखना है। ओके, अदरवाइज जो है वो आंसर में वो दूसरा वाला यूनिट लिखोगे। सही हो गया, चलो ये बात हो गई। अच्छा, जो डेल्टा टी है दिस इज बेसिकली द चेंज इन टेम्परेचर। राइट, अगर तो आप हीट सप्लाई कर रहे हो सो यू डू T2 माइनस T1, इफ यू आर रिमूविंग हीट सो देन आप T1 माइनस T2 कर लिया करोगे। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। सही है, अब लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक आधा क्वेश्चन देख लें कि भाई हमारे पास जो है, मेरे पास क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की लिस्ट मौजूद है नहीं। अम, चलो, अब अगर एक मिनट। ओके, सो लेट्स से मेरे पास जो है ना वो एक कोई सब्सटेंस हम ले लेते हैं। सही है, हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो ओके, सो लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना वो वाटर है। सही है, सो लेट्स से कि भाई हमारे पास वाटर है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, जूल्स पर केजी पर केल्विन। ओके, पर केजी पर केल्विन। राइट, अच्छा, अब मैंने वाटर को हीट किया फ्रॉम 25 डिग्रीज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड अच्छा, मुझे जो है ना मुझे उसकी एनर्जी निकालनी है। हाउ मच एनर्जी डू आई हैव टू सप्लाई। ओके, एनर्जी सप्लाइड मुझे निकालनी है। ओके, एंड प्रोवाइडेड दैट द मास ऑफ द वाटर इज 500 ग्राम्स। यस, कैसे सॉल्व करोगे, कौन सॉल्व कर सकता है? एनीबडी? यस, एनीबडी में एक काम करो, ईमान से करवाते हैं। ईमान, सॉल्व कर सकती हो क्वेश्चन ईमान? E is equal to हम्म, ई इज इक्वल। mass 500 ओके, अच्छा ईमान, multiplied by, क्या कन्वर्जन रिक्वायर्ड है ईमान? yeah, क्यों? नहीं, क्यों? अबे क्या मतलब, दोनों कैसे हो yeah, सकते हैं? हाँ, gram to kilogram, एंड वाई आर यू कन्वर्टिंग? because specific heat capacity is in kg. ओए होए, ऑसम यार, वेरी गुड। ओके फाइन, सो हमने कन्वर्ट कर दिया। वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। परफेक्ट। ओके, यहाँ पे हमने रख दिया 4200। ओके, टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है ईमान? यस, uh 25 degree. वो तो स्टार्टिंग टेम्परेचर है। सो वी आर हीटिंग फ्रॉम 25 डिग्री टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? यस ईमान, नहीं पता? um भूल गई? नहीं, 100 होता है यार, वेल नोन। नहीं? ओके, क्लियर। सो अब आप निकाल दो। ई इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स 4200
एंड 75। कैलकुलेटर हैगा? मान कैलकुलेटर हैगा? It's gonna be 157,500. अबे अबे अबे, 157,500 ऐसा, जूल्स, राइट? परफेक्ट। चलो, ये तो हो गया। अच्छा जी, हम जब भी ये काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक अजम्पशन करते हैं, और वो अजम्पशन हमारे पास ये होती है कि भाई कोई भी एनर्जी या कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही सराउंडिंग में। ओके, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही सराउंडिंग के अंदर, सही है। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो कभी कभार जो है ना वो आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ लेता है, सही है, कि भाई नो हीट लॉस इन सराउंडिंग, राइट? अगर तो हीट लॉस हो रही होगी सराउंडिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है, यू रिक्वायर्ड मोर देन दिस मच हीट, यू रिक्वायर्ड मोर देन दिस मच हीट टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, बिकॉज कुछ ना कुछ हीट ने लूज भी होना है, राइट? सो इस वजह से हम ये अजम्पशन कर रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम ये अजम्पशन कर रहे होंगे कि भाई हमारे पास हीट लॉस नहीं हो रही है सराउंडिंग में। ओके, चलो ये बात हो गई, ये बात क्लियर है। अच्छा, कभी कभार जो है ना वो इस फार्मूला को रिलेट कर लेते हैं पावर के फार्मूला से भी। ओके, तुम्हें पता है कि भाई पावर और एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है, सही है? तुम्हें ये बात पता है कि पावर और एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है, और रिलेशन ये होता है कि भाई यू कैन से दैट पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी, और पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, राइट? तो तुम इस फार्मूले को कैसे भी लिख सकते हो, पावर टाइम्स टाइम इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, राइट? सो ये वाला फार्मूला इस तरह से भी पॉसिबल है। और तो अगर इफ द पावर इज गिवन देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। ओके, एंड सम टाइम वो पावर आपको देते हैं इन इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो उस केस के अंदर फिर आपके पास लाइक इन दिस केस कि जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, सही है? अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आई हैव माई वोल्ट मीटर, माई एमीटर, उल्टा बोल दिया, माई एमीटर एंड माई वोल्ट मीटर। ओके, और हमने जो है ना वो मतलब रख दिया, एक बीकर वगैरह लगा दिया, इसके अंदर जो है ना वो थर्मामीटर डाल दिया, राइट? और हमारे पास जो है हमने एक्सपेरिमेंट को 30 सेकेंड तक किया। ओके, सो अब आपके पास जो है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, फार्मूला कैसे बन जाएगा? पावर 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 का एक फार्मूला रट्टा लगाने वाला है, पावर का एक फार्मूला रट्टा लगाने वाला है, वो है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट। ओके, ये पावर का एक और फार्मूला भी होता है, राइट? जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर हियर। ओके, सो पावर का ही एक फार्मूला और भी होता है, सही है? सो अगर तुम इस फार्मूले पे पावर की गौर करोगे, सो बेसिकली वो तुम्हें जो है ना इस सिस्टम को रिलेट कर देगा। ओके, और जब वो तुम्हें इस सिस्टम को रिलेट करेगा तो तुम्हारे पास जो है ना तुम इस मतलब तुमने पावर इज इक्वल टू आई वी, और तुमने जो है ना इसको इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो बेसिकली यू विल एंड अप गेटिंग दिस फार्मूला। ओके, और एट एट द एंड आपके पास ये एक जनरलाइज फार्मूला बन गया। ओके, सो बेसिकली हमने तीन फार्मूला देखे हैं, सही है? एक फार्मूला हमारे पास है ई या क्यू इज इक्वल्स टू एम सी delta t. Okay, this is the first formula. Okay, the second formula is in term of time, power in time, power multiplied by time is equals to mc delta t. Okay, and the third formula is if you replace power with current times voltage times time is equals to mc delta t. Okay, so these are the three formulas जो कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज हुआ करेंगे, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो भी आपको गिवन है उसी हिसाब से आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करना होता है। ओके, सो चलिए, ये बात समझ में आती है, फार्मूला समझ में आता है? अच्छा जी, परफेक्ट, सही है। सो ये तीन आपके पास फार्मूला है, सही है। अच्छा, और इस फार्मूला के थ्रू जो है वो हम जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ये निकाल सकते हैं कि भाई हमें कितनी एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर देनी होगी, राइट? और मैंने यहाँ पे अजम्पशन भी लिखी हुई है कि नो हीट इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग। ओके, तो ये हमारे पास ये कहानी हो गई, सही है। अच्छा, जो आपकी बॉडी होती है वो बॉडी आपके पास जो है ना जो स्टेट चेंज कर रही होती है, वो आपके पास जो है ना कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों फॉर्म में स्टेट चेंज हो रहे होते हैं, राइट? सो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, बस आपको वो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, नाम उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट? ऑल दो अब शायद डेफिनेशन भी ना आए, बट तुम्हें अपने जहन में होनी चाहिए, सही है? कि जैसे इफ़ यू हैव द सॉलिड, सही है? ये मत करने लगा। अगर तो आप सॉलिड पे खड़े हो, सही है? सही है, एंड आप लिक्विड पे जाना चाह रहे हो,
सही है, या आप लिक्विड से गैस पे जाना चाह रहे हो? ओके, सॉलिड से गैस पे नहीं जाएंगे, सब्लिमेशन नहीं करेंगे, वो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो। ओके, सो अगर जो तुम जो है वो यूं जा रहे हो, ओके, सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मेल्टिंग तुम इसको कह रहे हो, सही है। ओके, एंड अगर तुम उसका उल्टा जा रहे हो, सही है, इफ़ यू आर फ्रीजिंग। गोइंग दिस वे, क्या कहते हो भाई? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, बेहतरीन हो गया, सही हो गया। अच्छा, और अगर तुम जो है ना वो जा रहे हो वही लिक्विड से गैस पे जा रहे हो, तो फिर तुम क्या कहते हो? इसको कह रहे हो बॉइलिंग। ओके, और अगर गैस से तुम लिक्विड पे आ रहे हो तो उसको क्या कैसे हो, क्या कह रहे हो? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, सेशन, ओके। बट प्लीज़ कीप इन माइंड, ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे के सारे जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं। ओके, सारे के सारे जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं। ओके, ऑल द प्रोसेस occur at fixed temperature। ओके, हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जो कि बॉइलिंग के साथ साथ हो रहा होता है, सही है, एंड उसको हम क्या कहते हैं, याद है किसी को? एवेपोरेशन कहते हैं, राइट? Evaporation। ओए होए, वेरी गुड, एवेपोरेशन, सही है। इस एवेपोरेशन का सीन ये है कि ये जो है ना फिक्स 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 टेम्परेचर पे नहीं होता। ओके, एक्सेप्ट एवेपोरेशन, एवेपोरेशन, ओके। सो एवेपोरेशन जो है वो फिक्स उसमें नहीं होता, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग और एवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, उसको भी डिस्कस करते हैं। आओ थोड़ा सा नीचे आते हैं। सो अच्छा, अब देख लो, इनकी तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है मेरे पास, कि भाई मेरे पास जो है ना मेल्टिंग है, सही है। अब मेल्टिंग में हम ये कहते हैं कि भाई सॉलिड से लिक्विड के अंदर स्टेट चेंज हो रही है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर तुम्हें लिखना जरूरी हो गया, क्योंकि जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट? क्योंकि बॉन्डिंग के ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, तो फिर एनर्जी वहाँ यूज़ होती है, तो एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं यूटिलाइज होती। ओके, बॉइलिंग के अंदर जो है अगेन हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट चेंज है। और अगर तुम जो है ना फ्रीजिंग या फिर कंडेंसेशन के लिख रहे हो तो भी तुम इसकी बस रिवर्स वो करोगे, डेफिनेशन दोगे, और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तुम लिख दोगे, राइट? एवेपोरेशन जो है, एवेपोरेशन की डेफिनेशन ज़रा देख लो। एवेपोरेशन की डेफिनेशन ना पेपर में बहुत दफ़ा आ रही होगी, तो वो तुम्हें ना तंग भी करेगी, अच्छी खासी दफ़ा तंग करेगी। ओके, सो बी केयरफुल, एवेपोरेशन की बस डेफिनेशन तुम्हें जो है वो थोड़ी सी अच्छी आनी चाहिए, सही हो गया? बॉइलिंग, सही है। अच्छा, अब एवेपोरेशन में जो हम कह रहे होते हैं वो एवेपोरेशन में हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ब्रेक द बॉन्ड एंड एस्केप द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ द बॉडी लीविंग बिहाइंड द लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट? अच्छा, और इसके डिफरेंसेस बहुत दफ़ा पेपर में पूछे जाते हैं, सही है। तो तुम्हारे पास जैसे बॉइलिंग है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है, राइट? जब तुमने देखा होगा बॉइलिंग हो रही होती है तो पानी के अंदर बबल जनरेट हो रहे होते हैं। तुमने घर में अगर कभी तुम्हें अगर किचन में जाने का मौका मिला हो, सही है, तो अलग ही एक यूनिवर्स है अंदर, सही है, जो कि तुम्हारी अम्मा का यूनिवर्स है, सही है। सो अब उसके अंदर जो है वो एक अलग ही एक अलग, मतलब जो है ना, जब तुम अगर तुमने पानी कभी बॉईल किया हो तो तुम्हें बबलिंग बबलिंग दिख रही होगी, राइट? लेकिन अगर तुमने जो है अगर कोई चीज़ एवेपरेट होती है, सर्दियाँ भी आजकल, तुम अगर पानी हाथ मुंह धो, तो जैसे ही तुम बाहर आते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि जो है ना तुम्हारी बॉडी पे जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो है एवेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो है ना मतलब जो आपका आउटसाइड है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, राइट? वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, सो जो भी वाटर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी पे है वो बहुत तेज़ी से जो है एवेपरेट होते हैं। तो जब वो एवेपरेट होते हैं तो पीछे जो लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है वो रह जाते हैं, जो कि आपको जो है ना जो कि आपको कूल फील करवाते हैं, राइट? ठंडा ठंडा फील करवाते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो डिफरेंस है कि बॉइलिंग जो है वो फिक्स टेम्परेचर पे होती है, एवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, राइट? क्योंकि बॉइलिंग जो है वो एक पूरी बॉडी से रिलेटेड होती है, एवेपोरेशन जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल से रिलेट होती है। ओके, तो अगर उस सिंगल मॉलिक्यूल के पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं तो वो करके भाग जाएगा। ओके, बट बॉइलिंग के अंदर यूनिटी है, बॉइलिंग जो है वो एक साथ होती है, वरना नहीं होती। ओके, अच्छा, बॉइलिंग के अंदर टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट? तुम्हें ये बात पता है। और तो बॉइलिंग के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इवेपोरेशन के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तुम्हें कूलिंग इफेक्ट आने लगता है, ठंडा ठंडा फील होने लगता है। ओके,
और तीसरी चीज़ जो है कि बॉइलिंग की निशानी तुम्हें पता होगी कि भाई तुमने बबलिंग देखी होगी, तुमने कभी सालन गर्म किया हो तो उसमें विजिबल बबलिंग होती है, राइट। अगर तुमने जो है ना वो पानी गर्म किया उसके अंदर भी बबलिंग होती है, लेकिन इसके अंदर कोई, अगर तुमने चाय बनाई हो तो चाय में भी तुमने बबलिंग देखी होगी कि जब उसमें उबाल आ जाता है तुम बंद कर देते हो, ओके। एंड बॉइलिंग इज़ अ कोई प्रोसेस, एवेपोरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक आखिरी चीज़ है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और वही चीज़ है कि भाई हमारे पास जो है ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन पे अफेक्ट डालते हैं। उसके अंदर सबसे पहले सरफेस एरिया, राइट। तुम जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा कर दोगे तो उतने ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर के उतने ज़्यादा उनका जो कांटेक्ट होगा वो एटमॉस्फेयर के साथ होगा, तो उतना ईजी होगा उनके लिए एस्केप करना, ओके। सो इफ़ यू इंक्रीज द surface area, so the evaporation will be higher, okay. And if you also increase the temperature, either the temperature of the liquid or the temperature of the surrounding, तो वो वाटर मॉलिक्यूल फॉरन फॉरन जो है वो एनर्जी गेन करेंगे, कहीं से भी एनर्जी गेन करेंगे, एंड दे वो निकल जाएंगे बाहर, ओके, दे एस्केप। एंड तीसरी चीज़ है विंड, राइट, कि अगर आपकी हवा चल रही हो सो वो आपके जो है ना उसको क्या बोलते हैं, आपके जो है ना वाटर मॉलिक्यूल को वो कर लेगी, सही है, वाटर मॉलिक्यूल को एस्केप करने में हेल्प करेगी। एंड चौथी चीज़ है ड्राउट, लाइक नो एयर नो विंड, राइट, या लेस ह्यूमिडिटी, ओके। सो जब वो लेस ह्यूमिडिटी होती है तो भी जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल आराम से चला जाता है, ओके। So these are some factor that affect the evaporation, right। और यहाँ पे हमारा जो है ना ये चैप्टर पूरा मुकम्मल हो जाता है, सही। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमने तीन फार्मूला पढ़े हैं जो कि एक ही साथ आ रहे हैं, ओके। ये तीन फार्मूला हमने पढ़े, इसके अलावा इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं आने वाला है, ओके। सो चाहो तो तुम इसको अपने पास लिख लो, नोट कर लो, पिक्चर ले लो, जो भी करना है करो, लेकिन ये तीन फार्मूला आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, सही है। चलो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। अब आ जाओ इसके सिर्फ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन मुझे हर बच्चे ने लाजमी करके देना, ओके। इसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, सही है। और इसके क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसके लाजमी आते हैं, ओके। सो ये आसान से चैप्टर है, आसान से इसके क्वेश्चन है, तो इस ये तुमसे हो जाएगा, सही हो गया। चलो स्टॉप। अब थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कल इंशाल्लाह फिर वेव शुरू करेंगे, और परसों जो है लाइक ऑन मंडे विल ट्राई वन पेपर आउट, एंड ऑन वेंसडे इंशाल्लाह हम वेव को ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सही, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट वीक वेव कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं बता दूं, मैंने फिर जो है ना वेव का टेस्ट लेना है, ओके। मैंने सॉरी वेव और थर्मल दोनों का टेस्ट लेना मिला के, ओके। सो जो है ना ये तुम लोग तैयारी शुरू कर दो, मतलब जो है ना मैं अभी इसकी तो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ, सही है, बल्कि भेज ही दी है, सही है। तो उसकी तो तैयारी तुम लोग ने करनी है हर हाल में, और साथ में जो है तुमने वो भी शुरू कर देना है, क्या बोलते हैं अपना, वेव वेव भी जो मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़े थोड़े करके उसकी भी वर्कशीट में देते रहूँगा, ओके। तो आ जाओ भाई, थर्मल प्रॉपर्टीज, चलो लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस। शेयरिंग, ओके। अच्छा, दिस वन इज रिलेटेड विद the explanation, and I don't want to waste time in the explanation question, but अगर हम देख लें, तुमसे कह रहे हैं explain in term of molecule, in term of molecule, okay, why it is possible to compress a gas but not a liquid, okay। So देखो in term of molecule उसने लिखा हुआ है, so you have to refer the you have to refer the molecules as well in the question, right। आप इसमें कह सकते हो कि भाई गैस के पार्टिकल होते हैं दे आर वेरी फार अपार्ट, और लिक्विड के जो पार्टिकल Really होते more हैं than दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, राइट। और लाइक दे आर अप्रॉक्सीमेटली टचिंग ईच अदर, तुम इस तरह से कह सकते हो, राइट। तो इस वजह से जो है ना वो तुम्हारे पास यानी तुम इसको लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, गैस को कंप्रेस कर सकते हो, ओके। बस ये दो पॉइंट लिखोगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, container material same volume of water at a room temperature. The container do not have lid. The volume of the liquid each container gradually decreases after a certain time. Okay, explain in terms of why the temperature decreases. तो मैं बेसिकली पता चल रहा है कि ये evaporation का केस है, राइट, कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है evaporation के अंदर, right? यानी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। दिस इज अ सिंपल हिंट कि आपका evaporation हो रहा है, ओके। evaporation के अंदर आप सिंपल ये कह सकते हो कि पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ओके। और वो जो है ना वो मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे, वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड वो escape कर जाएंगे, ओके। और जो पीछे लीविंग बिहाइंड द लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जो कि जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल गिरना शुरू हो जाएगा, ओके।
अच्छा, इन्होंने कहा वन ऑफ द कंटेनर इज वाइड एंड शैलो। ओके, सो वाइड मतलब यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया विल हेल्प यू इन इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ओके, और शैलो है तो वो भी हेल्प करेगा, और जो डीप और नैरो है वो जो है ना एवेपोरेशन को वो करेगा, यानी उसके अंदर रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। सही, तो ये आपके पास इस तरह का है। ओके, डेंसिटी। ओके, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करवा दो, कौन करवा सकता है? एक मिनट, ये रुमैसा से करवाते हैं। रुमैसा ज़रा रीड कर लोगी प्लीज़? Compare the arrangement and motion of the molecules in ice and liquid water. Molecules are tightly packed and water molecules are loosely packed. हम्म, And सही हो गया। एंड answer volume. देखो, उसने कहा दो चीज़ें बतानी, उसने दो चीज़ें बतानी, एक अरेंजमेंट और एक मोशन, तो आपने अरेंजमेंट तो बता दी, सही है। टाइटली पैक्ड। ओके, आप इसको I हम्म, in ice molecules touch each other मतलब हर वक्त अबे टच कर रहे होते हैं और नहीं. ओए, वो बताना है ना, क्या बोलते हैं, मूवमेंट बतानी है ना, मूवमेंट तो Vibration. वाइब्रेशन, वेरी गुड, सही है। सो पार्टिकल्स वाइब्रेट फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन, फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन। ओके, आगे चलिए प्लीज। अगला वाटर का क्या होगा? Particles flow over each other. है, ओके, पार्टिकल मूव, ओके, सही, लूजली पैक्ड। ओके, सो पार्टिकल मूव इन रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन। ओके, चलो आगे आ जाओ। An ice hockey rink has an area of 1800 meters square. The ice has thickness of 0.025 meter. The density of ice is 920 kilogram meter cube. Calculate the mass of ice on the rink. हम्म, सो क्या करें, क्या फॉर्मूला? सर डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन वॉल्यूम तो दी हुई नहीं है. ओके, देखो, कैलकुलेट द मास कह रहे हैं ना, और उसने वॉल्यूम भी दे रखा है आपको, दिखा नहीं दिखा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ओके, अच्छा जी, उसने दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसने दी हुई है थिकनेस। समझी कि नहीं समझी? नहीं समझी ना? नहीं सर. ब्रो, उसने ये दिया हुआ है आपको, सही है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एंड उसने आपको ये थिकनेस दी हुई है, ये थिकनेस उसने दी हुई है, राइट? सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम यू विल गेट द वॉल्यूम, राइट? गेटिंग? यस सर. सही हो गया। सो डेंसिटी इज गिवन एज 920, एंड वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, 1800 इंटू 0.025। ओके, कर दो, कितना आता है मास? 41,400. 41,400। ओके, गुड, चलिए आगे चलिए। The ice is at 0 degrees Celsius. To form the ice, water at 0 degrees Celsius was poured onto the floor of the rink and then frozen. The specific latent heat of fusion of ice is ओके ओके, 3.3 multiplied by. अबे रुको रुको रुको, जस्ट छोड़ दो, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ये अभी सिलेबस में नहीं है। ओके, ये अगर क्वेश्चन मिले तो उसको स्किप कर देना, ये शायद इसमें हो, क्योंकि जब मैंने कंपाइल किया था तो उस वक्त ये सिलेबस के अंदर था। ओके, चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब ये अगेन ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, सही है। इसके अंदर तुमसे इन्होंने, बल्कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन तुम लोग घर पे खुद ही करोगे, सही है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मैंने करवा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके अंदर जो भी वो आएगी तो उसको देखेंगे। सही, आ जाओ भाई। ये मुझे करवाएगा रोहान। रोहान हो ना? रोहान ज़रा रीड कर लो प्लीज़। Yes, sir. A beaker contains water at room temperature. Figure 4.1 shows the beaker placed on the tripod above a Bunsen burner. The Bunsen burner is lit and the temperature of water begins to increase.
The water is evaporating. Describe one difference between evaporating and boiling. सर बॉइलिंग में बबल्स होती हैं ओके, वेरी गुड। और जो बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है मतलब थोड़ा ज्यादा तेज होता है उससे वेपोरेशन से। अच्छा, ओके, चलो, वो उसने कहा डिस्क्राइब वन डिफरेंस बिटवीन वेपरेशन। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि बबलिंग बबलिंग कैन बी सीन इन द कैन बी सीन इन द बॉइलिंग। ओके, और जो है बस ये आपके पास एवेपोरेशन जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रही होती है, राइट। चलो, यस। अच्छा जी, आगे आ जाओ, अगला पार्ट। Did and explain what happens to the rate at which the water evaporates as its temperature increases. हम्म सर वो मतलब जल्दी रहेगा मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज होएगा उतना ज्यादा वो। उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, राइट। यस। अच्छा, उसने कहा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द रेट। ओके, सो हमने स्टेट तो कर दिया कि भाई जल्दी होगा, बट एक्सप्लेनेशन में हम क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन में हम ये देंगे कि भाई हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गेन करेंगे, या और पार्टिकल ज्यादा एनर्जी, एनर्जी गेन हाँ, करेगा। और वो बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएंगे। ओके, सो ओके। पार्टिकल गेन एनर्जी एंड break their bonds. Okay. Um, quickly and skip. चलो भाई, ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। After a few minutes, the water reaches in the boiling point temperature. The water continues to gain energy from the Bunsen burners. Then what happens to the temperature of water in the beaker? सर अगर वो मतलब वाटर एनर्जी गेन कर रहा था बंसर बर्तन में भी तो देखो फिर वो टेम्परेचर बोलो बोलो बोलो। इंक्रीज हो रहेगा साथ। अच्छा, देखो उसने कहा कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर को पहुंच गया, राइट। यानी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, और आपको पता है कि जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइलिंग करता है, ऐसा ही। यस बॉइलिंग कांस्टेंट सही है। टेम्परेचर। सो सो यहाँ पे आके पास जो है आप कह रहे हो कि भाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सही है। ठीक। अच्छा जी, ज़रा स्पेसिफिक स्पेसिफिक latent heat of अबे छोड़ दे vaporization of उसको भी। water। नहीं, नॉट इन नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। यार बेकार बेकार क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ये है इंक्रीज इन, अच्छा जनाब, थर्मल एनर्जी दी हुई है, थर्मल कैपेसिटी इज आल्सो नॉट इन द सिलेबस। अच्छा, ये हो जाना चाहिए। आ जाओ, ये करवा लेते हैं। तुम्हें डिफरेंस पता है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन का? ये वाला क्वेश्चन रीड करो। भाई ये कौन करेगा? ये करेगी ईमान, करेगी। मैं जरा रीड कर लो प्लीज क्वेश्चन। Figure 4.1 shows a heater in a metal block. The power of the heater is 370 watts and it's switched on for 4 minutes. The metal block has a specific heat capacity of 420 joules and a mass of 5 kilograms. Calculate the increase of temperature of the block. Assume all the thermal energy from the heater is transferred to the block. अच्छा जी, हम्म, इन्होंने कहा कैलकुलेट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज इन द टेम्परेचर का मतलब है डेल्टा टी आपने निकालना है, और इन्होंने एजम्पशन आपको पहले से दे दी है कि सारी की सारी ही जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे। सही है। और चलो, अब फार्मूला क्या लगाने ब्रो? फार्मूला क्या लगाने ईमान? फार्मूला याद है? E is equal to mc change in time. ब्रो क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन के अंदर देखो उसे पावर दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर उसे टाइम भी दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली फार्मूला बताओगी? यस, Power multiplied by time. वेरी गुड, इज इक्वल्स टू E is equal to power multiplied by time.
वेरी गुड. सो E इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय पावर टाइम्स टाइम्स इक्वल्स टू MC डेल्टा T. ओके, गुड हो गया. अच्छा जनाब, तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें प्लेस कर दें. 370. अच्छा ईमान 4 मिनट है सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? मल्टीप्लाई बाय, मन कहाँ हो यार, जल्दी कुछ तो बोलो. एक एक मिनट में, एक मिनट में 460. कितने सेकंड होते हैं? यस, मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा कन्वर्ट. ओके, समझ में आ रहा है. एंड ठीक है. मास, मास आप नहीं समझ में आ रहा ना? ईमान नहीं समझ में आ रहा ना? Understood. नहीं नहीं नहीं, पक्का? I understood. I understood. ओके ओके. Yeah. अच्छा, उसके बाद जो है एम आपके पास है 5 kg. MC इज 420. 420, नो नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड. एंड डेल्टा T इज व्हाट यू आर फाइंडिंग. ओके, सो आप डिवाइड कर दो 5 टाइम्स 420 एंड कैलकुलेटर में पुट कर दो. बच्चे आंसर बता रहे हैं, बच्चे आंसर बता रहे हैं. भाई 42 बता रहे हो, 42 आंसर है. डेल्टा T बच्चे बता रहे हैं 42. ओके, आ रहा है ईमान, आपके पास भी आ रहा है सही? I'm calculating it. अरे यार, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 42 आ रहा है, सही है. फाइन. चलो आ जाओ, बेकार बेकार क्वेश्चन है. ओके, अब क्या नाम है, मुइज अवेलेबल? मुइज भाई हैं? ज़रा मुइज रीड कर लोगे क्वेश्चन? Okay, sir. An electric kettle contains water at a temperature of 19 Celsius. The kettle has a power rating of 3 kilowatt and is switched on for 4.5 minutes. Calculate the energy supplied to the kettle by the electric supply. अच्छा जी, मुइज ब्रो फार्मूला बता सकते हो प्लीज़? Sir, power equals energy divided by time. ओके, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज वन ऑफ द फार्मूला. ओके, और चलो वेरी गुड हो गया. और पावर यहाँ पे हमारे पास आ रही है 3. किलो की कन्वर्जन क्या होती है? मुइज किलो की कन्वर्जन क्या होती है? हम्म, एक्सपोनेंट 3 या 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, एंड Okay, टाइम 3.5. मिनट की कन्वर्जन क्या है मुइज, मिनट की कन्वर्जन? 60. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, है कैलकुलेटर भी लेके बैठे हो? नहीं sir. अरे यार, तुम लोग कैसे बैठ रहे हो ऐसे? अच्छा जी, कोई अल्लाह का बंदा कर दे यार प्लीज. यार मेरा भी कैलकुलेटर कोई ले गया है. Sir, 630,000. 630,000? ऐसा नहीं, कम आ रही है मेरे ख्याल से. Yes, sir. ओके, 30,000 ना, तो वो ये बन जाएगा. ओके, वो बोल रहा है 6.5, 6.3 एक्सपोनेंट 5 ऐसा. चलो गुड हो गया, सही है जूल्स. परफेक्ट. अच्छा जी, आगे. एक मिनट. The volume, the density, the specific heat capacity. Okay, calculate the thermal energy. Okay, आगे आ जाओ, जरा रीड कर लो प्लीज मोइस. 3.5 minutes, the temperature of the water reaches 100 Celsius. The volume of the water in the kettle is 1700 centimeter cube and its density is 1 gram. The ग्राम पर सी एम specific heat, क्यूब. हम्म. the specific heat capacity of water is 4200 joules. Calculate the thermal energy gained by the water. देखो 5 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर देने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बना दिया इसने, बट है नहीं. अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो मोइस? यस. ई Um, इज इक्वल्स टू एम to सी MC delta T. डेल्टा टी. वेरी गुड. ओके, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू Google. मास ओवर वॉल्यूम. ओके. अच्छा जनाब, चलो दो फार्मूलाज आ गए, सही है. सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन मास. सो डेंसिटी इज गिवन, सही है. वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें विल गेट मास. सो 1 ग्राम, 1 ग्राम पर सी एम क्यूब इंटू
1700 cm³ gives me the mass. ओके, सो मास मेरे पास कितना आ जाएगा? मास मेरे पास आ जाएगा 1700 ग्राम्स। ओके, क्योंकि ये डेंसिटी इन ग्राम्स है। ओके, सो अच्छा जनाब, अब देखो इन्होंने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है वो किलोग्राम्स के अंदर दी हुई है। ओके, सो मास को हमने कन्वर्ट करके रखना होगा। सो 1.7, सही, ये कन्वर्ट हो गया। ओके, डिवाइड बाय 1000 मैंने किया, कन्वर्ट हो गया। एंड 4200 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा जी, चेंज इन टेम्परेचर, इन्होंने हमें 100 डिग्री तो रीच कर गया है वो, एंड स्टार्टिंग टेम्परेचर वाज 19 डिग्रीज। ओके, सो 100, 71. वेरी गुड। वो 81 नहीं होगा? 71 नहीं, मुझे चेक करना। भजन 19 है ना? वो 29 होता, देन वो होता 81। 81। हाँ, सही हो गया। सो ज़रा निकाल दोगे प्लीज़? अच्छा जी, यासर तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं यार। ओए 578340, 5.7 या 5.8 एक्सपोनेंट 5, आई थिंक। यस, 1 2 3 4 5, परफेक्ट, सही हो गया। आ जाओ भाई, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द कैटल। ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है मुझे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं। है ही। सो पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। सो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100। बेसिकली, अच्छा, water gain this much of thermal energy and you supplied this much of thermal energy, सही है? So this is the input energy, this is the input energy, and this is the output energy, or the useful energy. Okay, so अच्छा जनाब, कर लेते हैं। So 5.8 exponent 5 divided by 6.3 exponent 5 into 100। Okay, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ तो कितना आ रहा है? Yes, how much? 0.892। ओके, इंटू 100 भी करोगे तो फिर 92 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। वेरी गुड। ओके भाई, आ जाओ आगे चलते हैं। खदीजा, ज़रा क्वेश्चन रीड कर लोगे प्लीज़? Figure 5.1 shows a plastic cup. The cup contains sand, an electric heater, and a thermometer. The power of the heater is 50 watts. The mass of the sand in the cup is 550 grams. The initial temperature of the sand is 20 Celsius. The heater is switched on for 2 minutes. The temperature is recorded until the temperature stops increasing. The highest temperature recorded by the thermometer is 33 degrees Celsius. Calculate the energy supplied by the heater. ओके, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे ब्रो? E is equal to mc delta T. हाँ, है। सी तो दे नहीं रखा उसने, तो फिर और कोई फार्मूला आपके जहन में? Power times time. ओके, वेरी गुड। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, या पावर टाइम्स टाइम। सो पावर आपको दी हुई है 50 वॉट। ओके, एंड एनर्जी आपको निकालनी है, सही है, और टाइम आपके पास ये है। ओके, सो अच्छा, टाइम आपके पास 2 मिनट है ब्रो। कन्वर्जन फैक्टर बता सकती हो? 50 टाइम्स 2 इंटू हाउ मच? 60. गुड। So 5 6 are 30 and those zero. So 3,000, 30,000 and 60,000। 60,000 या 600? 6,000 कितना आया? 6,000. 6,000 गुड जूल्स। ओके, आगे चलिए प्लीज। Calculate a value for the specific heat capacity of the sand using your answer to A, I, and the data in the question. ओके, अब क्या यूज़ करेंगे? Um, अब वो वाला फॉर्मूला E is equal to mc delta T, ओके, फिर वेरी उसको नाइस। रीअरेंज करेंगे. हम्म, सो 600 तो 6,000 तो तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन 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 सी, तो सी को इधर ही छोड़ देते हैं। एंड इन प्लेस ऑफ मास इन्होंने हमें ग्राम में दे रखा है ब्रो, कन्वर्जन रिक्वायर्ड है या नहीं? required है. ओके, चलो, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया है तो 0.55 बन जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड बाई 1000 करते हैं। एंड और क्या चीज़ दे रखी है हमें? चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है?
33 माइनस 20, 13 आ जाएगा। ओके, जी निकाल दोगे प्लीज, कैलकुलेटर है था? है। ओके, 839.16। 839, सो 840 कर लेते हैं, 840। अच्छा, यूनिट क्या लिखेंगे? किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ओ नहीं, जूल्स पर ओ केजी पर केल्विन, पर केल्विन। आप ऐसे देखो ना, देखो जब आपने फॉर्मूला रीअरेंज किया था तो आपने क्या बनाया, एनर्जी ओवर एम टाइम्स डेल्टा टी, ऐसे ही बनाया ना। अब देखो एनर्जी जी हमारे पास आ रही है जूल्स के अंदर, ये आ गया जूल्स, एंड वी हैव द मास इन द डिनोमिनेटर, सो पर केजी, क्योंकि हम केजी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड वी हैव द चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, ओ सॉरी, सेल्सियस, ओके, पर जी सेल्सियस। क्लियर हो गया ना? जी। गुड, आगे चलिए। Explain why the specific heat capacity of sand may be different from the value calculated. एनी आइडिया? Um, अच्छा, आपको याद है हम एक अजम्पशन किया करते थे जब हम इस फॉर्मूले को लिख रहे थे? अजम्पशन याद है, अजम्पशन? नहीं। नहीं, अबे अभी तो पड़ी। हम ये कह रहे थे कि भाई अगर अगर हमारे पास जो है हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी हीट हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो जो है ना सैंड के अंदर जा रही है, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही है, ओके। तो ठीक है। लेकिन अगर इन जनरल अगर हीट लॉस होगी तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी, या जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज आएंगी, वो चेंज हो सकती है, ओके। सही हो गया ना? ठीक है। जी। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हम कह सकते हैं, सही है। अच्छा जनाब, सो बिकॉज ऑफ द heat loss in surrounding, ओके, परफेक्ट हो गया, चलो। अच्छा जी, आगे आ जाओ। On a sunny day, the temperature of the sand on the beach is much higher than the temperature of the sea. Explain why. हम्म, क्या होगा, Um, कुछ आइडिया? नहीं। अच्छा, अगर तो सी का टेम्परेचर जो है, सैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो सैंड के अंदर जो आपके पास जो है ना, मतलब सी के अंदर तो एवेपोरेशन हो रही है, सही है। तो एवेपोरेशन जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर होती है तो वो कूल डाउन हो जाती है, राइट। और जो सैंड है उसके अंदर कोई एवेपोरेशन नहीं हो रही, तो वो जो है ना उसका टेम्परेचर वो नहीं हो रहा है, सही, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या उसका टेम्परेचर उतना ही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, राइट। जी क्लियर हो गया? जी। तो चलो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई evaporation in the sea reduces the temperature while there is no there is less heat loss। अच्छा, उन्होंने अगर less heat loss because you have a sunny day ना, so heat loss इन द सराउंडिंग, एक आप ये भी कह सकते हो, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि भाई एक और मेरे जहन में रीज़न आ रहा है, वो रीज़न ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रही है सैंड की वो मच लोअर है, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ उससे क्या बोलते हैं, सी वाटर से। अगर तो लेट्स से सी वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी वो तकरीबन 4200 के आसपास आएगी, राइट। विच मीन यू रिक्वायर्ड 4200 जूल्स ऑफ एनर्जी for the water to increase its temperature by 1 degree, right? लेकिन on the other side you required only 840 joules of energy per kg of sand to rise its temperature, okay? So better option मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि हम जो है ना उसके उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रेफर कर देते हैं, राइट। हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि सैंड हैज़ much lesser heat capacity than water, okay.
एंड देयर विल बी इवेपोरेशन इन द वाटर, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड evaporation in the water also reduces the temperature. ओके, क्लियर है? अच्छा, टेम्परेचर थर्मामीटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं उसको छोड़ना है, लेटेंट हीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं उसको आपने अप डाउन ही छोड़ना है, ओके? एंड बस अब हम क्लास यहीं तक करते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो कि तुम लोग सब ने अटैम्प्ट करना है। खदीजा आपने भी करना, ओके? खदीजा तुम थोड़ी वीक होती जा रहे हो आप पढ़ाई में, तो इसलिए अटैम्प्ट करना शुरू कर दो, सही है? रूहान, ईमान, रोमैसा और कौन है? और रेयान, यासिर, तुम लोग सबने करना है अटेम्प्ट, ओके? ये जो है ना, ये तकरीबन ले लो कितने, वेंसडे से पहले पहले इसको पूरे अटेम्प्ट करो, सही है? जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो तो आसान है, वो तो बस रट्टे लगा के लिखते रहो, ओके? लेकिन जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उसको तमीज़ से समझ समझ के करो, एंड डू नॉट स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, ओके? आसान सी कैलकुलेशन है, एक दफ़ा समझ ली तो फिर याद हो जाएगी, हमेशा समझ में आ जाएगी, ओके? लेकिन अगर छोड़ते रहोगे तो फिर जो मसला बन जाएगा, ओके? चलो, बस ये कहानी हो गई, ये चैप्टर हमारा निमट गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हमने वेव शुरू करना है, ओके? चले चले, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Allah हाफिज़, Hafiz. हाफिज़, Allah Hafiz, sir. हाफिज़।